तो आज का विषय एक संघर्ष और लड़ाई के बारे में है जो संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान में लड़ रहा है। दोनों देश कम्युनिस्ट देश और दक्षिण अमेरिकी देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका इसकी समुद्री सीमा है। पिछले 2 या 3 वर्षों में वेनेजुएला से लगभग 2 मिलियन लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बस गए हैं, अर्थात वे अवैध अप्रवासी के रूप में आए हैं। वहां एक राजनीतिक प्रवृत्ति है। संयुक्त राज्य अमेरिका वेनेजुएला के साथ युद्ध करने जा रहा है क्योंकि उनकी नौसेना उस पर ड्रग्स से हमला कर रही है। एक जहाज उस पर हमला कर रहा है। भले ही कोलंबिया पूरी तरह से नष्ट हो गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि कोई रास्ता नहीं है, यह चलन जारी है। इसकी एक पृष्ठभूमि है और वह पृष्ठभूमि तभी है जब हम यह समझें कि अमेरिका में यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। फेंटनाइल महामारी, यानी अगर हम इस मृत्यु दर के आंकड़े देखें तो मुझे नहीं लगता कि हम विस्तृत आंकड़े देख सकते हैं, लेकिन 2020 के बाद फेंटनाइल का ओवरडोज बहुत गंभीर हो गया है और बढ़ गया है। इसलिए मेरे लिए यही एक कारण है। 1% ने मुझे बताया कि अगर आपातकालीन कक्ष में एक दिन में 15 मरीज देखते हैं तो उनमें से 50 नशीली दवाओं से संबंधित समस्याएं हैं। अब फिलाडेल्फिया जैसे महानगरों में जहां अपराध को दबाने के लिए उदारवादी सत्ता में है, नशीली दवाओं की आमद अविश्वसनीय रूप से भारी है। यह लंबे समय तक एक चिंता का विषय रहा। यह पहले राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के दौरान और उसके बाद भी जारी रहा। पहले राष्ट्रपति बाइडेन के 4 वर्षों के दौरान इसके बारे में कुछ खास नहीं किया जा सका, मुख्यतः इसलिए क्योंकि हमारी खुली सीमा इसका एक बड़ा कारण थी। लेकिन जब ट्रंप दूसरी टीम के पास आए तो उन्होंने कहा, आपने इसे और बढ़ा दिया, और फिर उन्होंने इस मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एक सैन्य खुफिया अभियान शुरू किया। इसका मुख्य कारण यह है कि उस मंत्रिमंडल का संयोजन बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर अब पिछले दिनों पीट हेग्सेथ, युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ ने एक साक्षात्कार में कहा कि मैं इस समय वेनेजुएला का राष्ट्रपति होने की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस तस्करी को रोकने के लिए कुछ भी करूंगा। अगर उन्हें वेनेजुएला जाना पड़ा तो अमेरिका कुछ भी करेगा। अगर उन्हें उनकी देखभाल करनी है तो वे ऐसा करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि बस यही तो है। ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है। हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यह युद्ध की बात नहीं है, बल्कि इस मादक पदार्थों की तस्करी और इस मादक पदार्थ आतंकवाद को रोकने के लिए हमें किस हद तक जाना चाहिए, इस बारे में है। यह सच है कि यह प्रशासन एक ऐसा साहस और प्रयास कर रहा है जो आज तक किसी भी प्रशासन ने नहीं किया। कुछ मीडिया जो ट्रंप का विरोध करते हैं कह रहे हैं कि जो व्यक्ति वहां सत्ता में है वह वहां राजनीतिक बदलाव चाहता है, और फॉक्स न्यूज पर जब मैंने उन्हें देखा तो उन्होंने कहा कि वे क्रमिक प्रक्रिया में बदलाव के लिए तैयार है। यह सर्वविदित तथ्य है कि शुक्र ग्रह पर हर कोई कम्युनिस्ट पार्टी का नेता है। उन्होंने चुनाव में धांधली करके जीत हासिल की। फिर दूसरा बयान जो वे फिर से दे रहे हैं वह इसलिए है क्योंकि टेलीग्राफ और वॉशिंगटन पोस्ट कह रहे हैं कि वे चाहते हैं कि रूसी और चीनी कंपनियां वहां तेल की खोज करें और अमेरिका को उसकी जगह दिलाए। इस सब में समझने वाली बात है, अगर ऐसा है तो उस आदमी ने पिछले दिनों एक प्रस्ताव दिया था। जिस व्यक्ति ने इसे एक मुहर कहा है, उसका अमेरिका को दिया गया प्रस्ताव हर तरह से अमेरिका से बेहतर है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को कई प्रस्ताव दिए, यह कहते हुए कि वे ट्रेन में उनकी बात सुनेंगे। उन्होंने नई सेडान के लिए मना कर दिया और कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी के अलावा मौजूदा हालात में वे कहते हैं कि नार्को आतंकवाद भी उतना ही है जितना मैं अमेरिका के बारे में बात कर रहा हूं। वहां इतने सारे लोग आ रहे हैं जो हजारों युवाओं की जान ले रहे हैं। यह हमारे भारतीयों या अन्य प्रवासियों को प्रभावित नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप पूछें कि क्यों, तो हमारी पृष्ठभूमि, क्योंकि हमारी एक शिक्षित पृष्ठभूमि है, क्योंकि हमारे पास एक संस्कृति है जिसे हम यहां लाए हैं। हमारा समुदाय, यह हमें उतना प्रभावित नहीं करता जितना यह कहता है। लेकिन जो लोग इस पश्चिमी संस्कृति में रहते हैं उन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। यह उनके परिवारों, यहाँ के चर्चों और समुदायों को प्रभावित करता है। यह निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। अगर एक बात होती तो आपको उस दिन दिए गए प्रस्तावों को स्वीकार कर लेना चाहिए था और उन्हें ना कह देना चाहिए था। लेकिन पहले एक ही बात है, रुको। अब अगर हम देखें तो अमेरिका और पश्चिमी देशों ने वेनेजुएला के खिलाफ प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसी तरह यह समझना जरूरी है कि शेवरॉन रोड जैसी अमेरिकी तेल दिग्गज कई कंपनियों में निवेश की संभावना तलाश रही है। भारत समेत कई देश अप्रत्यक्ष रूप से उनसे तेल खरीद रहे हैं।
दुनिया का 18% तेल वेनेजुएला में है। जब हम इसे इस तरह से देखते हैं, यानी राजनीतिक अनिश्चितता बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम इस देश का अध्ययन करते हैं तो इसे शुक्र ग्रह तक क्या मिला? यह इतना समृद्ध है। इस देश में गलती कहां हुई? मूल रूप से 2020 में इस मुद्रों पर अमेरिकी न्याय विभाग का शासन है। लेकिन जब बाइडेन राष्ट्रपति है तो अमेरिकी न्याय विभाग मुद्रों और उनके सहयोगियों पर मुकदमा भी चला रहा है। यह एक कार्टन नेटवर्क है और इसके सैन्य अभिजात वर्ग इसमें शामिल थे। ऐसा कहा जाता है कि ड्रग तस्करों द्वारा इसे अंजाम दिया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले दिनों कोलंबियाई राष्ट्रपति से बातचीत की। राष्ट्रपति ट्रंप ने पेक्रो से कहा कि पेक्रो एक बहुत अच्छे प्रशासक और विश्व इतिहास के एक नेता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके बारे में कहा, तो यह निश्चित रूप से मुद्रों के काम का दिन है। यह एक दक्षिण अमेरिकी देश है जो अमेरिका के बहुत करीब है। अगर कोई नेता किसी व्यक्ति के पास जाए और उसके सिर पर $50 मिलियन की कीमत लगा दे तो वह कम हो जाएगी। प्रशासन के लिए यह ऐसा कुछ नहीं है जो बिना किसी खर्च के किया जा सके। अमेरिका में वर्तमान स्थिति यह है कि फेंटेनाइल महामारी एक प्राथमिकता है। पिछले कई वर्षों से कई प्रशासनों ने इस पर ध्यान दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की है। इतना ही नहीं, मैं इसमें एक और बात भी कहूंगा, क्योंकि इन डेमोक्रेटिक शासित शहरों में अपराध हो रहे हैं, इन राज्यों में इस अपराध को जिला अटॉर्नी द्वारा लागू किया जाता है। प्रत्येक काउंटी में जिला अटॉर्नी होते हैं। तो फिर महानगरों के सभी जिला अटॉर्नी जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित है। वह समाजवादी उद्यमी जो कहता है कि जॉर्ज सोरोस एक उदार उद्यमी है। उसने एक समय में केवल इस डीएस को ही वित्त पोषित किया था, इसलिए उसने देश भर में दिए चुनाव को वित्त पोषित किया और फिर जब यह अपराध हुआ तो एडीएस ही अपराध का आरोप लगाता है। लॉस एंजलिस में अगर आप $900 से कम की चोरी करते हैं तो वहां कोई अपराध नहीं होता। एक डीए कहता है, अगर आप मुझे बताना चाहें तो चीजें कितनी आगे बढ़ गई हैं। इसी तरह एक बार जब आपके पास यह दवा आ जाती है तो आप उस पर कोई आरोप नहीं लगाते, आप कोई मामला दर्ज नहीं करते, आप कोई अपराध नहीं करते। तो यह एक भयानक और घटिया सवाल है। इसी तरह कनाडा और मेक्सिको के बीच एक सैन्य सीमा है। सभी मौजूदा घटनाएं सैन्य तरीके से हो रही हैं। क्या कनाडा और मेक्सिको से इस सीमा पार आने वाले लोगों की संख्या कम हुई है? बिल्कुल, यह कम हुई है। बिल्कुल, बस इस सीमा के जरिए तस्करी कम हुई तो उन्होंने सी के जरिए तस्करी बढ़ाने को कहा। तो मैंने जो कहा वह उस सवाल का जवाब है जो मुझसे पहले पूछा गया था। सरकार की जानकारी के बिना वेनेजुएला और कोलंबिया से एक पनडुब्बी अमेरिकी तट पर कैसे आ सकती है? यह संभव नहीं है। उनके तटरक्षक बल और उनकी सेना को इसकी जानकारी नहीं है। ऐसा किसी भी तरह से नहीं हो सकता था। तो जहां तक हर चीज का विरोध करने वालों की बात है, तो ऐसे लोगों का एक समूह है जो हर चीज का आंख मूंद कर विरोध करता है। वे कहते हैं कि यह एक मछुआरा है। कुछ लोग कहते हैं कि वे बस नाव से आए थे। नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते। 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों की मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक दवा का ओवरडोज है, जिसका अर्थ है कि सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले रही है। नए स्वास्थ्य सचिव आरिफ के जू, मैं लॉस एंजलिस में एक मलयाली परिवार को जानता हूं, उनके बेटे जो ओवरडोज से मर गया। मुझे एक बात पता है जो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। यह भौगोलिक मुद्दा नहीं है, यह आर्थिक युद्ध नहीं है, यह भौगोलिक युद्ध नहीं है, यह सीमा युद्ध नहीं है। इसलिए मुझे इसे स्थगित करने की आवश्यकता है। यह पहले ही बहुत हो चुका है। यह बहुत पहले किया जाना चाहिए था, कम से कम दूसरी बार। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी और प्रशासन की जिम्मेदारी ली। इस प्रायद्वीप में एक गिरोह है। इस गिरोह को अरागुआ कहा जाता है। वे बहुत अच्छी संख्या में इस सीमा के माध्यम से आ रहे हैं। मैं इसमें शामिल हो गया हूं। कई लोगों ने कहा है कि वहां ड्रग्स का बोलबाला है और माफिया बहुत सक्रिय है। अमेरिकी पुलिस उन्हें क्यों नहीं रोक पा रही है? क्योंकि मैंने यही कहा था, अगर हम यहां अभी जो हो रहा है उसे देखें तो संघीय सरकार हम पर इस अपराध का आरोप लगा रही है। अगर केरल में नहीं तो हमारे भारत के किसी भी राज्य में जब राज्य सरकार कानून व्यवस्था लागू करने में असमर्थ हो तो केंद्र सरकार क्या करेगी?
केंद्र सरकार बल जारी करेगी, अर्धसैनिक बल हस्तक्षेप करेगा, अर्धसैनिक बल बल जारी करेगा। जब तक अमेरिका का एक संविधान और एक संघीय व्यवस्था नहीं होगी और राज्य सरकार उसमें भागीदार नहीं होगी, यह असंभव है, बहुत कठिन है। अब यही हुआ है। अब संघीय एजेंसी को शिकागो भेजो, महानगरों में, उन महानगरों में जहां अपराध व्याप्त है। शिकागो के मेयर इलिनॉइस राज्यपाल ने खुलकर पुलिस को बताया। वह स्थानीय पुलिस से कह रहे हैं कि जिस पक्ष में अपराध बढ़ रहा है उसका समर्थन न करें। शहर सुरक्षित नहीं है, कोई भी शहर में नहीं जा सकता। जब एक तरफ ये हो रहा है तो ये स्थानीय नेता कह रहे हैं, जरा सोचो, भारत में भी ऐसी स्थिति है, अब जरा सोचो। जब केरल के मुख्यमंत्री वहां कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे तो मुख्यमंत्री कहते हैं यहां कोई समस्या नहीं है। केंद्र सरकार यही कह रही है, सेना मत भेजो। अभी जो हो रहा है वो संघीय व्यवस्था की वजह से है। उस सरकार की व्यवस्था एक समस्या है, लेकिन इससे बचने का कोई विकल्प नहीं है, और यह मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। जब मैं वॉशिंगटन में रुका था तो जिस होटल में मैं रुका था उसके नीचे एक हमला हुआ था। लोग ड्रग्स ले रहे थे और वहां घूम रहे थे। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। अगली बार जब कोई पुलिस वाला आया तो वो दिन रात डीसी सिटी में घूमता रहा। मैंने यही कहा, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। मैंने गिरोह की सारी गतिविधियां अपनी आंखों से देखी। कोई समस्या नहीं है, कोई भी बच्चा डीसी में घूम सकता है। जरा सोचिए, दुनिया की राजधानी के सामने एक राजधानी शहर में भारत का एक पत्रकार बाहर नहीं घूम सकता, क्योंकि वहां लोगों ने कहा कि मेरे दोस्त ने भी रात में घूमने से मना किया था, क्योंकि मैं उसके पास एक होटल में ठहरा था। फिर भी उन्होंने कहा कि इसके अंदर मत घूमो, ये एक बड़ी समस्या है। सच तो ये है कि मैंने इसे अपनी आंखों से देखा, क्योंकि उस समय मैंने इसके बारे में ऐसा ही सोचा था। तो मैं दिल्ली कैपिटल में रहता हूं, ये कितना सुरक्षित है, इसलिए मैंने ये घटना देखी क्योंकि वहां ये खुला था। यही पहले पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। इसलिए उदार शहरों में अपराध नियंत्रण के पीछे हमेशा एक कारण होता है। मैं आपको बताता हूं, क्या ये उनका वोट बैंक है? क्या ये उनका वोट बैंक है? उन्होंने उन्हें पकड़कर निर्वासित कर दिया या उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने सितंबर 2025 में यह सैन्य कार्रवाई की। सितंबर में हुई सैन्य कार्रवाई में उन्होंने पहले हमले में 4 नार्को टूरिस्टों को मार डाला। फिर 2 सितंबर को, फिर 15 सितंबर को उन्होंने कहा, और अब इसी कारण से वह कोलंबिया है। और फिर वे कहते हैं कि ये एक कोलंबियाई पनडुब्बी है। बिल्कुल कारण 15 अक्टूबर। अब मुझे लगता है मेरे हिसाब से बेनिन और कोलंबिया के राष्ट्रपति बदलने की संभावना अमेरिका में है। क्या यही कारण नहीं है कि वे इसे अंतिम खेल कहते हैं? उनके जाने के बाद जब दूसरा प्रशासन आता है तो वे कहते हैं कि इसे नियंत्रित किया जा सकता है। बेशक अगर वे कहते हैं कि यह संभव है तो यह निश्चित रूप से प्रशासन के हित में है, ट्रंप प्रशासन के हित में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसे धनुषेला का विपक्षी नेता कहा जाता है, जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है, या विपक्षी नेताओं में से एक, वह कोई महिला है जो इसके लिए लड़ रही है। बेशक उसे राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन प्राप्त है, इसीलिए उसने नोबेल पुरस्कार राष्ट्रपति ट्रंप को समर्पित करते हुए कहा कि यह वेनेजुएला की जनता और राष्ट्रपति ट्रंप का है। तो बेशक यह कम्युनिस्ट सरकार एक ऐसा सरकार है जो उस देश के लोगों के लिए कुछ नहीं करती, एक ऐसी सरकार जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है।